Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dharyal. In today's video tutorial, we are going to talk on Koch's postulates. तो दोस्तों कोच postulates क्या हैं? इसको जानने से पहले हमें रॉबर्ट कोच के बारे में जानना पड़ेगा कि रॉबर्ट कोच कौन थे और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में उनका क्या योगदान रहा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है कोच पोस्टुलेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस पे आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि ये रॉबर्ट कोच कौन थे। रॉबर्ट कोच, राइट दोस्तों। रॉबर्ट कोच ये एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, जर्मनी के जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर इनको बोला जाता है, राइट। और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, राइट। बहुत से कंट्रीब्यूशंस थे इनके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस कराया, राइट। एक ऐसा मीडियम बनाया जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियली, राइट, इन विट्रो। तो सॉलिड मीडिया का इन्होंने यूज किया, इंट्रोड्यूस कराया उससे, राइट। और क्या यूज करते हुए, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट अगर यूज करते हुए इन्होंने सॉलिड मीडिया का इंट्रोडक्शन दिया, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेशन टेक्निक्स को डेवलप किया, राइट, ताकि बैक्टीरिया को एक प्योर कल्चर पे क्या किया जा सके, उसको ग्रो करके उसे हम आइसोलेट कर सकें, राइट। और भी बहुत सारे योगदान इनके रहे, जैसे इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन जो कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैक्टीरिया के लोकोमोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो किया जाता है टेस्ट, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, इस टेस्ट का भी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, इसको डिस्क्राइब किया इन्होंने, राइट। देन इनने कुछ बैक्टीरिया का भी क्या किया, आविष्कार किया, यानी कि उनको इंट्रोड्यूस कराया, उनको खोजा, राइट। आविष्कार करने से मतलब है कि उनको खोजा इन्होंने। कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे आपका एंथ्रेक्स बेसिलाई है, एंथ्रेक्स, राइट, एंथ्रेक्स बेसिलाई, और आपका ट्यूबरकल बेसिलाई, टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। और विब्रियो कोलेरी यानी कि कॉलेरा बेसिलाई, राइट। ये सारे बैक्टीरिया का इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की, क्लियर। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स को भी डेवलप किया, स्टेनिंग टेक्निक को भी इन्होंने डेवलप किया बाय यूजिंग ए डाई नोन एज एनिलीन डाई को यूज करते हुए इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स का भी इंट्रोडक्शन दिया, गॉट इट। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गिनी पिग पे, गिनी पिग इन्होंने लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। गिनी पिग कैसा लिया दोस्तों इन्होंने, जो कि ऑलरेडी ट्यूबरकल बेसिलाई यानी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ऑलरेडी क्या था, इन्फेक्टेड था, राइट। ऐसा गिनी पिग इन्होंने लिया। इस पे इन्होंने क्या किया, इस पे इन्होंने अगेन फिर से इन्होंने क्या किया, ट्यूबरकल बेसिलाई यानी कि ट्यूबरकल बेसिलाई या ट्यूबरकल बेसिलाई का प्रोटीन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई इन्होंने इंजेक्ट किया। तो इन्होंने देखा
कि गिनी पिग जो कि पहले से ट्यूबरकल बेसिलाई से इन्फेक्टेड है, अगर उस पर हम फिर से ट्यूबरकल बेसिलाई या उसका प्रोटीन अगर इंजेक्ट करें तो ये क्या शो करता है, इसमें क्या डेवलप हो जाती है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? हाइपर सेंसिटिविटी इसमें डेवलप हो जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या बोला इन्होंने, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? कोच फिनोमेना। इसको क्या बोला जाता है? कोच फिनोमेना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कोच फिनोमेना, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोच फिनोमेना, राइट। तो अगर किसी गिनी पिग को ट्यूबरकल बेसिलाई, यानी कि वो ट्यूबरकल बेसिलाई से पहले से इन्फेक्टेड है और उसको अगेन हम क्या दे रहे हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई या उसका प्रोटीन अगर उस पर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो गिनी पिग जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करने लगेगा? वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा उसके लिए, राइट। उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो एग्जिगरेटेड होगा, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो गिनी पिग उसके लिए क्या है? हाइपर सेंसिटिव है। और इस फिनोमेना को क्या बोला? कोच फिनोमेना। तो आइए अब बात करते हैं कोच पोस्टुलेट्स की। तो दोस्तों रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी डिजीज के लिए, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कॉजेटिव एजेंट तभी माना जा सकता है जब वो इन 4 बातों को फुलफिल करे, राइट। एक बार फिर सुनिए, रॉबर्ट कोच ने ये बोला कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी डिजीज के लिए तभी हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, राइट, जब वो इन 4 बातों को फुलफिल करे, क्लियर। तो पहली बात कौन सी है, यानी कि फर्स्ट पोस्टुलेट कौन सा है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिसीज। क्या मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज किसी एरिया पे हुई है, राइट, माना स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो रॉबर्ट कोच का यह कहना है कि अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट, तो उसको कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्स्टेंटली उस साइट पर प्रेजेंट होना चाहिए, रेगुलरली उस साइट पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको कल्चर करते हैं या उसका टेस्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो पहली बार में जो फर्स्ट टाइम हमने लिया, अगर फर्स्ट टाइम में हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, सपोज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर आता है, राइट, तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रेगुलरली वहां पे होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम भी अगर हम कर रहे हैं, उससे टेस्ट अगर कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं, तो दैट बैक्टीरिया शुड बी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, राइट। तो पहला पॉइंट समझ में आया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिजीज। तो तभी हम क्या मानेंगे? तभी हम मानेंगे कि उस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, यानी कि जो इन्फेक्शन यहाँ इस पोर्शन पे हुआ है उसके लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम मानेंगे। ये बात कही रॉबर्ट कोच ने। दूसरा पॉइंट है, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ डिजीज। क्या बोलते हैं रॉबर्ट कोच कि ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकें बाय यूजिंग प्योर कल्चर, राइट। एक किसी प्योर कल्चर में, यानी कल्चर मीडियम में, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, राइट, कि ऐसा पॉसिबल हो कि हम उसको क्या कर सकें? आइसोलेट कर सकें। अगर वो आइसोलेट नहीं किया जा रहा है तो हम नहीं मान सकते कि उस इन्फेक्शन के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, राइट। अभी हमने बात की थी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन की, राइट। तो ऐसा पॉसिबल हो कि हम उसको कल्चर कर सकें, यानी कि कल्चर करके आइसोलेट कर सकें, ऐसा पॉसिबल हो, तभी हम उसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे उस इन्फेक्शन के लिए। ये बात उन्होंने बोली। थर्ड पॉइंट है, द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म इज
इनोकुलेटेड इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल। उन्हें बोला कि जो ऑर्गेनिज्म हमारा आइसोलेट हुआ कल्चर मीडिया पे, जो ऑर्गेनिज्म हमारा आइसोलेट हुआ उस लीजन से, ठीक है, जो डिजीज का लीजन है, जो एरिया है, उस जगह से जो हमने आइसोलेट किया बैक्टीरिया बाय यूजिंग प्योर कल्चर, राइट, तो वो आइसोलेटेड बैक्टीरिया को अगर हम किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे इंजेक्ट करें, राइट, तो उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल में भी सेम लीजन बनना चाहिए, यानी कि सेम डिजीज होनी चाहिए, राइट। जैसी डिजीज ह्यूमन बीइंग में हो रही है जहां से हमने उसको आइसोलेट किया है, अगर उसी आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इंजेक्ट करें या इनोकुलेट करें तो उस पर भी सेम डिजीज होनी चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस डिजीज या इस इंफेक्शियस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, राइट। अब क्या बोला उन्होंने कि ऐसा पॉसिबल हो अगेन कि हम उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें, प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सकें उसे, राइट। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही निकल के आए जो ह्यूमन बीइंग पे निकला था, यानी कि ह्यूमन बीइंग से जब हमने उसको क्या किया था, प्योर कल्चर यूज करते हुए जब हमने उसको आइसोलेट किया था, उस आइसोलेशन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के आया, सपोज हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात की थी, राइट, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हमने आइसोलेट किया और उसी आइसोलेटेड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हमने किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में क्या किया, इंजेक्ट किया, तो सेम वही डिजीज उसने कॉज की, किसकी तरह, जो ह्यूमन बीइंग में हुई थी। ऐसा होना चाहिए कहने की बात है, राइट। तो अगेन हम उसको अब क्या कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से हम उसको आइसोलेट कर सकें, रीआइसोलेट कर सकें हम उसको, राइट, और वो बैक्टीरिया जो हमने रीआइसोलेट किया है वो सेम हो, राइट, क्लियर। तभी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस डिजीज के लिए, उस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ये बात है कहीं। तो अगर इन 4 पॉइंट्स को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है तो हम उसको क्या मानेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए कॉजेटिव एजेंट हम उसको मानेंगे, ये बात कही रॉबर्ट कोच ने। तो इन 4 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोच पोस्टुलेट्स बोलते हैं, राइट। उन 4 पॉइंट्स के अलावा, उन 4 पोस्टुलेट्स के अलावा रॉबर्ट कोच ने एक एडिशनल पॉइंट और दिया, एक एडिशनल चीज और इसमें जोड़ी उन्होंने क्या बोला कि एंटीबॉडी टू द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोस्ट्रेबल इन द पेशेंट सीरम, यानी कि जो कॉजेटिव एजेंट है जो उस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जो एंटीबॉडीज हैं, यानी कि बॉडी में जो उसकी एंटीबॉडीज बन रही हैं, दिस शुड बी डेमोस्ट्रेबल इन द पेशेंट सीरम, वो पेशेंट के सीरम में डेमोस्ट्रेबल होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट के सीरम में हम उन एंटीबॉडीज को देख सकें अगर जब हम उसका टेस्ट करें, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो, राइट। अब आपको पता है कि एक्सेप्शंस के बिना साइंस क्या है, अधूरी है, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो, यानी कि अपवाद, एक्सेप्शंस का मतलब है अपवाद हैं जो कोच फिनोमेना या कोच पोस्टुलेट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, राइट। तो आपको पता है कि जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इसको हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते हैं, राइट। इनको एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हम मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई आर्टिफिशियल मीडियम नहीं है जिसपे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में आ जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियली ग्रो नहीं होता, ठीक है, इनविट्रो ग्रो नहीं कर सकते आप इसको, राइट। ये एक क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनकी ग्रोथ के लिए लिविंग टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। आर्टिफिशियल मीडियम में इनको हम ग्रो नहीं कर सकते। सेम इसी तरह ट्रिपोनिमा पैलिडम भी है, इसे भी हम इन विट्रो ग्रो नहीं कर सकते, ये इन विवो ग्रो होते हैं केवल लिविंग टिश्यू में, राइट। ऐसे ही नाइजीरिया गोनोरिया है, नाइजीरिया गोनोरिया को
हम एनिमल्स में ग्रो नहीं कर सकते, राइट, यानी कि एनिमल्स में ये अब तक देखने को नहीं मिला है, राइट। इसीलिए ये 3 आपके क्या है एक्सेप्शंस हैं जो कॉट्स पोस्टुलेट को फुलफिल नहीं करते हैं। उनकी जो भी क्राइटेरिया हैं 4-5 क्राइटेरिया जो भी हैं उनको ये फुलफिल नहीं करते हैं, राइट। तो दोस्तों आई होप कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।